गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा है कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस के बारे में पूरा पढ़ा। आज हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो कॉम्बिनेशंस में हमने देखा कि जब भी हमको किसी चीज़ की कॉम्बिनेशन निकालनी है, नंबर ऑफ वेज निकालने, कितने वे से मैं चीज़ें इनपुट कर सकता हूँ या फिर कितने वे से हम उसको उसकी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन में होता है कि मैं कितनी वेज से अपनी कोई चीज़ या फिर n नंबर ऑफ थिंग्स है उनको मैं अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है। For example, if I have n particular things and you have to take r चीज़ें जो है वो मेरे को एक बड़ी में एक साथ लेके अरेंज करनी है, r at the same time। ठीक है, एक साथ मेरे को r चीज़ें उठानी है अरेंज करने के लिए। तो अरेंजमेंट जो भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर NPR। Here is n is number of items या things, R is कितनी में एक साथ वाली उठाओ और P कॉम्बिनेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ दी गई NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। यहाँ पे r फैक्टोरियल ना हो तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन। ये लिख सकते हैं इसको NPR divided by R factorial। तो R factorial into NCR is equal to NPR। तो ये होती है मेरे पास कॉम्बिनेशन। जब भी मेरे पास किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से हमको अरेंजमेंट का शब्द आ गया कि हमको कुछ अरेंज करना है तो हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशंस। और कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशंस के बीच का ये रिलेशन है। ठीक है, अगली चीज़ जो आती है इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कि अगर मेरे को अगर कॉम्बिनेशन करनी है, किसी चीज़ की अरेंजमेंट करनी है टेकिंग आर एट अ टाइम विदाउट रेपिटेशन, तो उसकी होती है NPR। ठीक है, बट इफ आई वांट टू डू इट विद रेपिटेशन कि मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर सकता हूँ, बार बार मैं वो चीज़ आइटम लूँगा फिर रख सकता हूँ, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन वो होती है मेरे पास n की पावर r। ठीक है, तो ये आता है मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन कि मैं रिपीट कर सकता हूँ अपनी चीज़ें। अगली आती है मेरे पास कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जैसे कॉम्बिनेशंस में हमने देखा कि अगर मैं एक पर्टिकुलर आइटम साथ में रखूँ कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, कि ये चीज़ तो यहीं पे होगी, ये कॉम्बिनेशन तो आएगा, तो वही सेम चीज़ मैं कॉम्बिनेशन भी कर सकता हूँ कि ये वाली जो पर्टिकुलर थिंग्स है वो तो यहीं पे फिक्स ही रहेगी, उसके अलावा मैं अरेंजमेंट करूँगा। तो उस चीज़ के लिए हम कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई एक चीज़ें हैं जिसमें बोला कि n पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर एट टाइम या फिर s पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर एट टाइम, तो मेरे पास n जो है मेरे पास टोटल नंबर है, r है मैं कितनी लूँगा अरेंजमेंट के लिए एट ए टाइम, s है ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है s इंटू आर माइनस एस प्लस वन n माइनस आर n माइनस एस पी आर माइनस एस, सॉरी। तो ये होता है फॉर्मूला कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इसका सोचना हो कि मेरे पास 10 चेयर्स हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, मेरी 3 लाल हैं, 4 हरी हैं, 3 मेरे पास सफ़ेद है, वाइट है। तो अगर ऐसे मेरे पास कोई 10 कुर्सियाँ हैं और मेरे को वो अरेंज करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोलता हूँ कि मेरे को बाकी सब ठीक है मैं अरेंज कर दूँ, बट लाल कुर्सियाँ जो वो सारी एक साथ ही आनी चाहिए हर टाइम पे। तो उसमें हमारे पास n आ जाएगा, मेरे पास n r आ जाएगा 1, क्योंकि मैं हर एक चेयर उठा के करूँगा, एक एक चेयर में अरेंज कर रहा हूँ, और s आ जाएगा मेरे पास 3, क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 रेड चेयर्स थी और वो 3 रेड चेयर साथ में होंगी। इसी चीज़ में बोलूँ मेरे पास 4 हरी चेयर थी तो मेरे को हरी चेयर साथ में चाहिए, ग्रीन चेयर्स मेरे को साथ में चाहिए, s की वैल्यू आ जाएगी 4।
तो वो आ जाता है मेरे पास फिर एन पर्टिकुलर एस पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब एक और चीज़ हो जाती है अगर, ठीक है, तो एस पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर टुगेदर। अब अगर मैंने बोली कि मेरे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ है दैट ऑलवेज अकर टुगेदर, तो फॉर्मूला क्या है इसमें भी, एस इंटू आर माइनस एस प्लस वन इंटू एन माइनस एस पी आर माइनस एस, ये था। अब मैंने बोला सिर्फ वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर टुगेदर, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो जाएगा वन इंटू आर माइनस वन प्लस वन एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये करेक्ट हो जाएगा आर इंटू पी एन माइनस वन आर माइनस वन। ये आएगा फिर ओनली वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज अकर टुगेदर, या फिर वन पर्टिकुलर थिंग इज फिक्स्ड। मैंने बोला ये चेयर यहाँ पे फिक्स होगी, उसके अलावा जो मैं अरेंज करूँ तो उस चीज़ के लिए क्या अरेंजमेंट होगी, वो भी ये। अगली चीज़ जो आती है इसमें वो आती है क्या, यहाँ पे लिख कि ये साथ में होगी ही होगी। दूसरी चीज़ हमने क्या लिखी थी कि ये साथ में कभी ना हो, कि हाँ ठीक है ये चीज़ तो होगी ही नहीं अरेंजमेंट में, ऐसी चीज़ तो कभी नहीं होनी चाहिए कि हाँ ठीक है कुछ भी कर लो तीन लाल चेयर साथ में आनी नहीं चाहिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आ सकता है मेरे पास इस पूरे का निकाल दिया एन पर्टिकुलर पूरे का निकाल सकता हूँ मैं, तो आ जाएगा एन किया या जाएगा टोटल का, उसमें माइनस कर सकता हूँ मैं एस पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो एस पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर का क्या था, एस माइनस एन आर माइनस एस प्लस वन एन माइनस एस पी आर माइनस एस। ये जो है ये आता है मेरे पास फॉर्मूला कि व्हेन आर पर्टिकुलर थिंग एंड एस पर्टिकुलर थिंग्स डजंट कम टुगेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अरेंजमेंट, कि अरेंजमेंट में जो मर्जी करो वो चीज़ होगी नहीं होगी। जैसे कि चेयर्स का एग्जाम्पल लिया था, तो तीन लाल चेयर कभी भी साथ में आएंगी ही नहीं चाहिए। क्या कर सकता हूँ पूरी अरेंजमेंट्स, और वो वाली अरेंजमेंट जिसमें से तीनों चेयर साथ में वो माइनस कर दो टोटल में से, तो वाली जब तीनों चेयर साथ में नहीं होंगी, तो ये पर्टिकुलर थिंग्स हम यहाँ से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है मेरे पास परम्यूटेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अभी अगर इसको देखा तो अगर हम कुछ भी अरेंजमेंट करें, कुछ भी चीज़ें, जैसे अगर मैंने ले लिया कि ये 6 चीज़ें मेरे को अरेंज करनी है, तो ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरे पास एंडिंग पॉइंट है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ मेरे पास कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हो ही ना, जब भी मैं लीनियर अरेंजमेंट करूँगा, लीनियर मतलब एक लाइन में अरेंज करूँगा, फिर एक स्क्वायर में, फिर इस तरीके से मैं अरेंज करूँ तो वो लीनियर अरेंजमेंट होगी। बट अगर मैं उसको एक सर्कल में अरेंज कर दूँ, सर्कल में अरेंज करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, तो उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास क्या अरेंजमेंट होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे या फिर यहाँ पे तो फर्क पड़ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट में एंड पॉइंट में, बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट के एंड पॉइंट के किसी को नहीं पता, क्योंकि है ही नहीं सर्कल, जिस सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, सर्कल कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जब तक हम उसको स्पेसिफाई कर दें कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने बोल दिया कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यही मेरा एंड पॉइंट आएगा, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। बाकी सब अरेंजमेंट्स क्या करूँगा, मैं सबके अरेंज करूँगा बाकी सब, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएंगे मेरे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि इनको मैं कैसे मर्जी अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, या फिर मेरे को दो दो लेने हैं, तो फिर क्या आएगा मेरे पास, n माइनस वन पी आर। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने हैं, मेरे पास टोटल सिर्फ n माइनस वन रहे, उन सबको मैं डिफरेंटली अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और यही से अगर मेरी बात सिंगल 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 लेना था, तो आर मेरा बन जाएगा, तो n माइनस वन पी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है n माइनस वन, करेक्ट। ऐसी जो परम्यूटेशंस होती हैं, ऐसी जो परम्यूटेशन होती है, ऐसी जो अरेंजमेंट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस। क्यों, क्योंकि एक सर्कल की फॉर्म में बना रहे हैं, सर्कल की फॉर्म में हमारे पास कुछ अरेंजमेंट, मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो यहाँ पे हमको एक
और बाकी सबको मैं डिफरेंट वे से अरेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n-1 का फैक्टोरियल, या फिर बोल सकता हूँ मैं सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होती है। अगली चीज़ जो आती है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ें हैं कि मेरे पास n नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो मेरे को अरेंज करनी है, और उसमें मैंने बोला कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं अलग अलग टाइम पे, और मेरे को उनकी परम्यूटेशन निकालनी की। वहाँ पे मेरे पास सिमिलर थिंग्स है, पहले मेरे पास कर सकते थे डिसिमिलर थिंग्स। मैंने हर एक कंपनी के एक पेंसिल बॉक्स उठा लिया। अब मैंने बोला मैंने डॉम्स के 4 उठाई, मैंने नटराज की 3-4 उठाई, मैंने किसी और कंपनी के लिए 2-3 उठा ली। तो हो जाता है कि उसमें सिमिलर थिंग्स हैं कि चॉकलेट्स में मैंने डेयरी मिल्क की कुछ उठाई, मैंने 5 स्टार कुछ उठाई, मैंने मिल्की बार कुछ उठाई, मैंने अमूल की कुछ उठा ली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो फिर उसमें जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आते हैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उसमें कि पहले डेयरी मिल्क कौन सी आएगी। ये यहाँ पे जैसे 5 अरेंज की, मेरे पास अमूल की 2 हैं, कैडबरी की 3 है, ठीक है 2 ही है। अमूल की 2 है, कैडबरी की 3 है। तभी मैंने कर दिया अमूल कैडबरी कैडबरी अमूल कैडबरी कर सकता हूँ। अब मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि पहली कैडबरी कौन सी है, कि पहले ये वाली आ रही है पहले आ रही है, बस कैडबरी आ रही है, मेरे को उतना सा फर्क पड़ता है कि हाँ पहले कैडबरी चॉकलेट आ गई, कौन सी आ रही है मेरे को क्या फर्क पड़ता है। जैसे भी पहले आए बाहर में आए, एक ही चीज़ है ना। तो इनकी जो कॉम्बिनेशन होती है, क्योंकि अगर इसको नॉर्मली निकालेंगे तो इसको ये भी निकालेगा कि पहले ये सीट आ रही है कि पहले ये वाली आ रही है, पर उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ें मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो जब भी मेरे पास कुछ पर्टिकुलर थिंग्स सिमिलर हो उसमें कि हाँ ठीक है यहाँ से ये चीज़ें सिमिलर आ रही है, ये वाली चीज़ें इतनी सिमिलर है, ये वाली इतनी सिमिलर है, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, अगर मेरे पास टोटल थिंग है, टोटल है, तो मैं बोला कि मेरे पास पी क्यू आर सॉन जितनी बच्ची हो सकती है वो आती है मेरे पास रिपीटेड या फिर सिमिलर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती है वो होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल डॉट डॉट जितने भी आएंगे। जैसे पीछे हमने देखा कि अमूल के 2 है, कैडबरी की 3 है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, n फैक्टोरियल क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दीज चॉकलेट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 अमूल की रिपीट हो रही है, 3 कैडबरी की रिपीट हो रही है सिमिलर चॉकलेट्स। ठीक है, अगली जो चीज़ आती है इसमें, अब इसमें क्या रहेगा हमारे पास 2 चीज़ें रहेंगी कि हमारे पास अब इसकी बेसिक एप्लीकेशन कहाँ पे है, कि हम ये चीज़ें यूज़ कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिया, बट मेन इसकी जो 2 मेन एग्जाम्पल हैं, मेन जो इसकी एप्लीकेशन है उसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो परम्यूटेशन के लिए आता है मेरे पास अरेंजमेंट केस में, क्योंकि परम्यूटेशन होती है अरेंजमेंट, तो उसमें आता है हमारे पास कि अगर मेरे पास कुछ लेटर्स हैं और कुछ एनवलप है, डायरेक्टेड एनवलप्स। अब डायरेक्टेड एनवलप्स क्या होते हैं, डायरेक्टेड एनवलप्स वो होते हैं जिसमें से पहले से हमको नाम लिखा होता है कि हाँ ठीक है ये लेटर इसके लिए, ये लेटर इसके लिए, ये लेटर इसके लिए। अब अगर हम कोई भी लेटर देते, लेटर बॉक्स का लेटर का एनवलप खरीदे, तो उस पर हम नाम लिखते हैं कि हाँ ठीक है ये इसके लिए भेजना है। जब तक नाम नहीं लिखा तब तक क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उसमें हम किस चीज़ का डाल दें, जिसका डाल दिया उसका नाम लिख दो। पर एक बार जब उसमें नाम लिख दिया तो मेरे को उसी इंसान का भेजना है। जैसे मैंने बोला कि मेरे को किसी राम को लेटर भेजना है, मैंने अगर एनवलप के ऊपर राम लिख दिया तो मेरे को राम का ही लेटर उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है मैंने राम लिख दिया ऊपर, अंदर अशोक का लेटर उसको भेज दिया। अगर मैं उसमें नाम नहीं लिखता, फिर मैंने अशोक का डाल दिया तो मैं उसके ऊपर लिख सकता हूँ हाँ ठीक है ये अशोक के लिए, दूसरा वाला राम को भेज देंगे। तो मेन प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जब हमारे पास एनवलप्स जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टेड। तो जब मेरे पास n नंबर ऑफ लेटर्स
और एन ही डायरेक्टेड एनवेलप। ठीक है, अगर मेरे पास डायरेक्टेड एनवेलप है तो मैं कितने वेज से ये सारे लेटर्स इसमें डाल सकता हूँ। तो मेरे पास एन चीज़ें एन में डाल सकता हूँ, तो मैं एन फैक्टोरियल वेज है जिससे मैं लेटर्स अपने एनवेलप्स में डाल सकता हूँ। ठीक है, लेटर्स एनवेलप में डाल सकता हूँ एन फैक्टोरियल वेज में। अब इसमें से कितने वेज हैं जिसमें मेरे पास सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो अपने सही एनवेलप में जाएंगे। सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि सबके ऊपर नाम लिखे। अब मैंने आपको सही एक एनवेलप उसमें डाला, एक एनवेलप उसमें डाला, एक लेटर उसमें डाला, एक लेटर अपने एनवेलप में डाला, तो कितने मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। तो फॉर करेक्ट ऑल करेक्ट में सिर्फ वन वे। अब अगर इसमें कितने वेज होंगे कि कोई भी क्या देखिए मेरे पास सारे करेक्ट में नहीं गए हैं। सारे करेक्ट में नहीं गए मतलब कुछ हो सकते हैं जो करेक्ट में गए हो, बट एक ऐसा है जो करेक्ट में नहीं गया। एटलीस्ट एक एनवेलप एक लेटर है जो सही एनवेलप में नहीं है, तो उसमें आएगा ऑल नॉट इन करेक्ट। तो क्या लगेगा टोटल से मेरे पास ये एक तरीका माइनस एक तरीका ठीक जा रहा है, ये तरीका नहीं, वो तो गलत है। डालेगा n फैक्टोरियल माइनस वन। तो जाता है कि मेरे पास सारे लेटर्स में से एटलीस्ट एक लेटर ऐसा है जो सही एनवेलप में नहीं है। अब ये ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट एक लेटर जो है वो सही एनवेलप में नहीं जा रहा है। अगली जो चीज़ देखेंगे वो आएगा कि एक भी लेटर सही एनवेलप में नहीं गया है, कि ऑल लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट एक लेटर ठीक में नहीं है, एटलीस्ट एक लेटर जो अपने में है। ठीक है, यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे लेटर्स जो अपने एनवेलप्स में ठीक अपने ठीक एनवेलप्स में घुसे हुए हैं। सिर्फ एक है यहाँ पे मिनिमम, हो सकते हैं उससे ज़्यादा हो, बट एक ना एक तो ऐसा है जो अपने ठीक में है। यहाँ पे ऐसा एक भी लेटर नहीं जो अपने ठीक एनवेलप में है, सारे के सारे इधर उधर रहते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 वन अपॉन n फैक्टोरियल प्लस माइनस जो भी आएगा ऑल्टरनेटिवली चल के जो आता है प्लस या माइनस साइड में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, अगर मेरे पास ऑड है तो नेगेटिव आएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा। जैसे कि ऑल द लेटर्स आर इन रॉन्ग एनवेलप। तो ये आ जाती है मेरे पास परमुटेशन की एप्लीकेशन डायरेक्टली। अगली जो चीज़ है वो आएगी मेरे पास कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन। अब कभी कभी हमने देखा होगा कि हम जब कोई मैथमेटिक्स में इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर एक कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऑफ टू या थ्री वेरिएबल्स, तो उसमें हमारे पास आता है कभी कभी कि जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ रहा है, या फिर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो उसमें हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन डाल के हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ज़्यादा सोल्यूशन हैं। इफ़ वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो कितने ज़्यादा सोल्यूशन उसमें कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं जो वो हमको दे सकता है। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इक्वेशन है x1 + x2 + x3 + xn = n, ठीक, n छोड़ो x r = n, कि मेरे पास r नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, उन सबका सम क्या है n। अब यहाँ पे मैं कोई भी x की वैल्यू करूँ तो मेरे को मिल जाएगा, कोई भी रियल नंबर डाल दूँ मैं, यहाँ पे इनफिनिट सोल्यूशन है। बट अगर मैं रिस्ट्रिक्शन डाल दूँ, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज इंटीग्रल सोल्यूशन।
क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर मैं नहीं बोल सकता कि इनफाइनाइट है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 0, तो 1 1 0 2 2 0। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 है। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ, अगर मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा तो मेरे पास बहुत सारे आएंगे, -1 3, -2 4, -3 6, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, इनफाइनाइट आएंगे, मैं रुक नहीं सकता कभी भी अगर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन ना हो। बट रिस्ट्रिक्शन से सिर्फ ये 3 आएंगे, तो रिस्ट्रिक्शन से क्या हो, मेरे पास जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट आने लग पड़ेगा। तो मैं एटलीस्ट ये देख सकता हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट कितने सोल्यूशंस हैं और कौन कौन से सोल्यूशन है पॉजिटिव इंटीग्रल में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है कि मेरे पास r नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इन एन इंटीग्रल सॉल्यूशन और n है मेरा उनका सम। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर n plus r minus 1 c r minus 1। तो ये आता है मेरे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने x1 प्लस x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी मेरे पास 15, r होगा मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 3। अब जरूरी हो कि x1 y1 y1 ही हो, मेरे पास वेरिएबल्स देखते हैं, तो यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 15 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 18 माइनस 1 17 c 2। 17 c2 की वैल्यू क्या होगी, 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल क्या आएगा, 17 इंटू 16 अपॉन 2 8 क्या आएगा, 8 7 56 5 और 8 30 136। तो मेरे पास 136 सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के लिए, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। वैसे सॉल्यूशंस तो मेरे पास इनफाइनाइट हो गए, बट इंटीग्रल सॉल्यूशंस मेरे पास 15 है। तो ये जो लास्ट एप्लीकेशन थी ये थी मेरे पास कॉम्बिनेशंस की, और इसमें आता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारे पास फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो होप यू एंजॉय द वीडियो।